नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी जोन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करेंगे आज के दिन भर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग रोज़ सबसे पहले इस चैनल पर करंट अफेयर डिस्कस करते हैं काफ़ी डिटेल में। तो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप आज का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व रंगहीनता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व रंगहीनता दिवस कब मनाया जाता है ये हमको बताना है। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे जो है कब मनाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 13 जून को। 13 जून को विश्व रंगहीनता दिवस मनाया जाता है। ये दिवस रंगहीनता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यहाँ पर से दो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगी। एक तो विश्व रंगहीनता दिवस कब मनाया जाता है, ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम क्या रखी गई है ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो 2020 के लिए इसकी थीम रखी गई है मेड टू साइन। ठीक है, मेड टू साइन जो है वो थीम रखी गई है विश्व रंगहीनता दिवस की। रंगहीनता क्या होती है, तो एक ये जन्मजात बीमारी होती है, पूरी ये जेनेटिक बीमारी है एक। तो इसमें त्वचा, बाल और आँखों में मेलानिन की कमी से जो है एक अजीब सा, मतलब हमारे जो शरीर का रंग रहता है वो बड़ा अजीब सा रहता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें जो मतलब ये इसमें पूरी बॉडी में हमारे मेलानिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा हमारा जो शरीर है वो सामान्य शरीर के कलर के हिसाब से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। और ये इस टाइप के स्किन के जो लोग होते हैं इनको काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है धूप से। स्किन कैंसर का इनको काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है और धूप में बहुत, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा परेशानी इनको होती है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में जागरूकता, क्योंकि इनके साथ भेदभाव भी बहुत होता है समाज में, तो इन्हीं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, विश्व रंगहीनता दिवस 13 जून को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जून 2020 में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है। सो अभी रिसेंटली फीफा ने वर्ल्ड रैंकिंग जारी की है, इसमें भारत को 108वां स्थान मिला है। वैसे पहले भी 108वां ही था, तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस जो है जून 2020 वाले रैंकिंग में नहीं हुए हैं फीफा के। तो पहले स्थान पे इसमें बेल्जियम है, दूसरे स्थान पे फ्रांस है और तीसरे स्थान पे ब्राज़ील है। ठीक है, यानी कि बेल्जियम की जो फुटबॉल टीम है वो सबसे बेस्ट है, उसके बाद फ्रांस की, उसके बाद ब्राज़ील की। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत 108वें स्थान पे। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जियानी इन्फेंटो। ठीक है, तो ये भी हमें यहाँ से ध्यान होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि जून 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सहकार मित्र योजना को लॉन्च किया गया है। सहकार मित्र योजना को अभी रिसेंटली नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, तो इन्हीं के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। एक इंटर्नशिप योजना है ये, जिसके तहत कोई भी ऐसे लोग जो कि कृषि से रिलेटेड या फिर उससे संबंधित अन्य क्षेत्रों से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो लोग जो है इंटर्नशिप कर सकते हैं सरकार की इस योजना के तहत। उनको इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा, लगभग 4 महीने के लिए जो है उनको इंटर्नशिप दी जाएगी अलग अलग संस्थानों में। ठीक है, तो ये सहकार मित्र योजना अभी रिसेंटली किसने लॉन्च की है, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आदिवासी छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा आदिवासी छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उड़ीसा के SC/ST कल्याण विभाग के द्वारा आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावासों के लिए एक योजना शुरू की गई थी, जिसका नाम रखा गया था मिशन सुविधा। तो इसके तहत जो हम आदिवासी इलाके हैं, आदिवासी इलाकों में स्थित जो छात्रावास हैं या फिर जो आदिवासी छात्र हैं उनके लिए जो छात्रावास बनाए गए हैं, वहाँ पर जो बेसिक नीड है उनकी ज़रूरतों पे यहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि उनको सही से खाना मिल रहा है, सही से पढ़ाई मिल रही है, सही से रहने की उनकी सुविधा है। तो ये सभी जो है सुविधाओं का मतलब जो है देखरेख भी जो है इस मिशन सुविधा के तहत किया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि जो उड़ीसा का जो छात्रावास है, आदिवासी छात्रावास, वो ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है ये। ठीक है, आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि जून 2020 में IDBI बैंक ने किसे सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया है। अभी रिसेंटली
सरकारी नामित निदेशक आईडीबीआई बैंक में अंशुमान शर्मा को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। एग्जाम में क्वेश्चन बन के आएगा तो सीधे इसी तरीके से ये बन के आ सकता है। आपको पता होगा कि जनवरी 2019 में एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक में 51% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया था। तो वो जो आईडीबीआई बैंक है उसमें सरकार की तरफ से भी एक निदेशक नियुक्त किया जाता है। तो अंशुमान शर्मा जो है यहाँ पर सरकारी निदेशक हैं, ठीक है, आईडीबीआई बैंक में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि जून 2020 में डीप नॉलेज ग्रुप द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 मामलों के लिहाज से दुनिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि स्विट्ज़रलैंड। अभी रिसेंटली डीप नॉलेज ग्रुप के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के जो देश हैं उनको कोविड-19 के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से रैंकिंग दी गई है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सबसे सुरक्षित जो कोविड-19 से जो सबसे सुरक्षित देश है उसका नाम है स्विट्ज़रलैंड। कहने का मतलब ये है कि स्विट्ज़रलैंड में कोविड-19 के वक्त में जो सरकार ने जो कदम उठाए, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर हो, या फिर अन्य क्षेत्रों से रिलेटेड हो, उन क्षेत्रों में, उन इलाकों में, ठीक है, मतलब जितने भी जगह मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब हर जगह पे अर्थव्यवस्था से लेकर हर चीज़ में, तो स्विट्ज़रलैंड ने सबसे बेस्ट काम किया है। तो सबसे सुरक्षित ये मतलब जो है देश है इस लिहाज से देखा जाए तो। इसके अलावा यहाँ पर दूसरे स्थान पे जर्मनी है और तीसरे स्थान पे इसमें इजराइल आता है, जबकि भारत को इसमें 56वां स्थान दिया गया है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भारत कोविड-19 के लिए जो काम कर रहा है उस लिहाज से देखा जाए तो भारत 56वें स्थान पे है, कह सकते हो काफ़ी पीछे है, ठीक है, असुरक्षित है एक तरीके से देखा जाए तो, चाहे हम आर्थिक तरीके से कहें या फिर स्वास्थ्य के नज़रिए से देखें। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा कि जून 2020 में किसके द्वारा रख हौसला हिम्मत न हार शीर्षक से एक गीत जारी किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि आईटीबीपी। अभी रिसेंटली आईटीबीपी ने रख हौसला हिम्मत न हार शीर्षक से एक गीत जारी किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये गीत कोरोना वायरस योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए लिखा गया है। इस गीत को कांस्टेबल वरुण कुमार ने लिखा है और कांस्टेबल विक्रमजीत सिंह ने इस गीत को गाया है। तो मैंने दोनों के नाम लिख दिए हैं, जिन्होंने इस गीत को लिखा है और जिन्होंने इस गीत को गाया है। तो आप ये दोनों ही चीज़ याद रखिएगा, दोनों ही आईटीबीपी में कांस्टेबल हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है, जून 2020 में किसके द्वारा महिलाओं के लिए स्त्री नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि हैदराबाद पुलिस के द्वारा। अभी रिसेंटली हैदराबाद पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री नाम का एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। स्त्री का फुल फॉर्म है सी टर्म्स थ्रू रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। तो यहाँ पर से आपको इसकी फुल फॉर्म ज़रूर पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम हैदराबाद सिटी सिक्योरिटीज़ काउंसिल के साथ मिलकर जो है हैदराबाद पुलिस ने शुरू की है। तो इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा और महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं उनके लिए जो है समाधान ढूंढना है या फिर ऐसी महिलाओं की सहायता करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो स्त्री नाम का जो कार्यक्रम है ये अभी रिसेंटली हैदराबाद पुलिस ने शुरू किया है। किसके सहयोग से? हैदराबाद सिटी सिक्योरिटीज़ काउंसिल के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जून 2020 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है। हमको बताना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 1988 में। अभी रिसेंटली भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है। यानी कि जो हमारा NHAI है वहाँ पर सभी जो काम होंगे वो सब कुछ जो है, मतलब इसने जो पेपर वर्क ख़त्म कर दिया, सबका सब जो है टोटली डिजिटल कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है NHAI का फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना जैसे कि मैंने बताया 1988 में हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। तो ये निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन है जो कि पूरी तरीके से डिजिटल बन गया है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जून 2020 में किस राज्य में बाल मजदूरों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई है?
सो बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में की गई है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस योजना के तहत बाल श्रम करने के लिए विवश 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को सरकार 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने तक पढ़ाई के लिए प्रत्येक माह आर्थिक सहायता देगी। इसमें बालकों को जो है हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे और बालिकाओं को 1,200 रुपये दिए जाएंगे। जब वो 8वीं 9वीं और 10वीं की परीक्षा पास करेंगे तो पास होने के बाद उनको प्रत्येक कक्षा मतलब प्रोत्साहन के तौर पे 6,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि 8वीं में पास होंगे तो 6,000 रुपये, 9वीं में पास होंगे तो 6,000 रुपये और 10वीं में पास होंगे तो 6,000 रुपये, और बाकी हज़ार रुपये बालकों को हर महीने और 1,200 रुपये बालिकाओं को हर महीने। लेकिन इसमें कुछ शर्त रखी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना, विवश, जो लोग बाल श्रम के लिए विवश होंगे, मतलब ऐसे बच्चे जिनके माता पिता किसी तरीके से अपंग हैं, काम नहीं कर पाते हैं, किसी रोग से जो है घिरे हुए हैं, तो बच्चों को जबरन मतलब उनको अपनी मजबूरी में काम करना पड़ता है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो है ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, बाल श्रमिक विद्या योजना। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जून 2020 में दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया गया है। वैसे ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको पहले भी करवाया था। तो अभी जो है यहाँ पर आधिकारिक तौर पे मध्य प्रदेश सरकार ये मानती है कि जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं दिव्यांग, उनको जो है कोरोना वॉरियर माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि जून 2020 में प्रसिद्ध डैश गुलजार देहलवी का निधन हो गया। कौन थे गुलजार देहलवी? तो ये प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, बहुत फेमस जो है ये कवि थे और लेखक थे गुलजार देहलवी, और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। 1975 में भारत सरकार ने उर्दू में प्रकाशित किए जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया का जो है प्रकाशन शुरू किया था 1975 में, तो इसी के जो है ये संपादक भी रहे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत फेमस जो है कवि और लेखक थे, बहुत फेमस ये शायर थे उर्दू के, गुलजार देहलवी, और इनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है। अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। मैंने आपसे पूछा था कि जून 2020 में किस राज्य में स्थित बागजान तेल कुआं में भीषण आग लगी है। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी वाला, यानी कि असम, और मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि लक्ष्मी कांत महापात्रा द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को किस राज्य ने राज्य गीत के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, उत्कल जननी संगीत गान को किस राज्य ने राज्य गीत के रूप में मान्यता दी है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।